A person who violates the civil or criminal law is offender. क्रिमिनल भी है और ऑफेंडर, आप उसको क्रिमिनल कहें या ऑफेंडर करें, यानी ऐसा इंडिविजुअल जो ऑफेंड करता है दूसरे को, जो दूसरे को तकलीफ़ देता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करता है या उसकी रिप्यूट को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये उसके ऊपर एक किस्म का चार्ज हैं और उसको ऑफेंडर कहा जाता है। ऐसा इंडिविजुअल जो ऑफेंस इनिशिएट करता है, अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट एन ऑफेंस और वायलेट द क्रिमिनल और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ा है, ये पीनल कोड्स हैं जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, PPC पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि 1860 में दिया गया था और उसमें चेंजिंग्स होती रहीं। और ये शुरू में IPCC था, इंडियन पीनल कोड, लेकिन वक्त के साथ साथ जब पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्री बने तो पाकिस्तान बनने के बाद इसको PPC यानी पाकिस्तान पीनल कोड का नाम दिया गया। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें ऑफेंस की डेफिनेशन भी है, ऑफेंडर की डेफिनेशन भी है। एक बात यहाँ मैं वजाहत करता जाऊँ कि लॉ के अंदर बड़ा डेलिबरेटली बताया जाता है, हर चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है। जो हम बाज़ का टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले रहे होते हैं उसको भी डिफ़ाइन किया जाता है कि इसका मुराद क्या है। मसलन ऑफेंस क्या है और ऑफेंडर क्या है। ऑफेंस की अलग सी डेफिनेशन है, ऑफेंडर की अलग से डेफिनेशन है। ऑफेंडर की कैटेगरीज बनाई गई हैं, किस तरह का ऑफेंस हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ है, और लॉ की यानी ऑफेंस की नेचर क्या है। क्या ऑफेंस बिल्कुल माइनर है तो पनिशमेंट भी माइनर होगी, अगर ऑफेंस बड़ा है तो उसकी पनिशमेंट भी बड़ी होगी। जैसे जैसे ऑफेंस की नेचर बढ़ती जाएगी या सवेयर होता जाएगा तो पनिशमेंट भी सवेयर होती जाएगी। फ़ाइन से मिनिमम जो है वो पनिशमेंट फ़ाइन है, या बाज़ औक़ात सिर्फ वार्निंग्स भी पनिशमेंट होती है, सर्टेन मिनट्स की पनिशमेंट भी दी जाती है, और बाज़ औक़ात लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे डेथ सेंटेंस भी दी जाती है। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर डेटरेंस क्रिएट करने के लिए सीरियस, यानी जिसको रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, कि अगर किसी आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, तो रिट्रीब्यूटिव सिस्टम भी है। तो वो ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि किसने क्या ऑफेंस किया। ये जनरली रिबेलियंस भी ऑफेंडर रिबेलियंस भी हो सकते हैं कि वो रिबेलियन अगेंस्ट लॉ। मिसाल के तौर पे जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ आके अपने लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस लॉ की वायलेशन को एक इज़्ज़त के तौर पे देखा जाता था। मसलन आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात हमें ड्रामे स्टोरीज़ में बताया जाता है कि फ़लाँ डाकू जो था वो माल लूटता था, ब्रिटिशर्स को लूटता था, स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को लूटता था और फिर लोगों में वो डिवाइड करता था। तो ये ग्लोरीफाई भी ऐसे क्राइम को किया जाता है। और वक्त के साथ साथ जो है ना, उसमें अब बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं कि अगर एक सोसाइटी के अंदर इंटरनली लॉ अगेंस्ट ऑफेंडर्स इवॉल्व हो रहा होगा तो वहाँ पे लॉ की ऑनरशिप होगी। लेकिन जैसे इंपोर्ट किया जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश पीनल कोड यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ उसकी ऑनरशिप नहीं होती। यानी उसी चीज़ की ऑनरशिप शायद लंदन के अंदर उस वक्त थी, क्योंकि लोगों ने खुद से इवॉल्व करके पार्लियामेंट ने बनाया, लोगों ने ऑन किया। लेकिन वही ला के जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया तो उसकी ऑनरशिप नहीं थी, क्योंकि यहाँ का अपना लोकल सिस्टम था जिसको उन्होंने रिप्लेस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो यूज़रपर्स थे, वो काबिज़ थे और यहाँ के लोग महकूम थे, वो हाकिम थे, यहाँ के लोग महकूम थे, और उसके रिएक्शन के तौर पे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमारी ज़रूरत बनता गया, हम उसी सिस्टम से फेमिलियर थे, उसी सिस्टम को हमने फॉलो करना था। तो इसलिए हम उस जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम है उसको हम यहाँ पे इम्प्लांट करते गए, और उसको अभी भी आज भी वो किसी न किसी फॉर्म में वही चल रहा है, बल्कि कम्प्लीटली वही चल रहा है। कहीं ना कहीं हमने माइनर चेंजेस की हैं, लेकिन अब हमारी ज़रूरत बढ़ गया क्योंकि हमने सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, तो इसलिए उसकी ऑनरशिप डेवलप हो जानी चाहिए थी। अब भी सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर इज़ ऑनरशिप, लेकिन बहुत सारे हिस्सों मुल्क के हिस्सों में
आज भी इस पिनल कोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, यानी पुलिस को आज भी एक कॉलोनियल पावर के तौर पे देखा जाता है, या एक एज ए इंडिकेटर ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, जो कि होना नहीं चाहिए। अब तो हमारी अपनी पुलिस है, ऑफ कोर्स उस वक्त ब्रिटिशर्स की पुलिस थी। तो बहरहाल ये ऑफेंस जो है ना उसी नेचर के हिसाब से है। और जो ऑफेंडर है उसकी हमें हिस्ट्री को भी जहन में रखना होगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसके अंदर किस तरह की हिस्टोरिकल मेमोरी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। क्या बाज़ औक़ात लोग जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स, आज भी उस लेगेसी को प्रोटेक्ट करते हैं और रेबेलियंस के तौर पे फ़ख्र महसूस करते हैं, और आज भी इस लॉ को वायलेट करते हुए अपनी फ़ख्र महसूस करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी है और हमें ही इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए। अगर कोई वायलेट करता है तो हमें इस स्टेट की ऑनरशिप अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि शायद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन स्टिल सम पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज़ अ रेजिस्टेंस। फिर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो ऑफेंडर की, वो हमें जहन में रखना होगी कि वो किस तरह की सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन से, क्या वो गरीब है, क्या रिलेटिवली पुअर है या एब्सोल्यूट पुअर है। ये दो टर्म्स हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि रिलेटिव पुअर वो है जिसके पास गाड़ी है लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं है, या मोटरसाइकिल है, कार नहीं है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। लेकिन अगर किसी के पास रोटी नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, यानी ज़िंदा रहने के लिए इंसान को रोटी, फूड और शेल्टर का होना लाजमी है, एजुकेशन का होना लाजमी है। तो क्या वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहा है या रिलेटिव पॉवर्टी में रहा है? क्या इंडिविजुअल के फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या थे? क्या उसकी फैमिली में ब्रोकन फैमिली है, पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई है, पेरेंट्स एक दूसरे से जुदा हैं, वालिदैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ बच्चों को यूज़ कर रहे थे, इस वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई, या इन्फ्लेशन है, यानी बाज़ औक़ात इन्फ्लेशन की चीज़ों, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, प्राइस हाइकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अफोर्डेबिलिटी इवन मिडिल क्लास या बाज़ औक़ात अफ्लुएंट क्लासेस में भी जो परचेजिंग पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है, और रेजिस्टेंस, और एज ए रिज़ल्ट लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी बका को बाकी रखने के लिए किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग अपनी सर्वाइवल के लिए क्राइम में या ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी एक्टर हो सकते हैं कि जो थ्रिल, फ़न के लिए, अच्छा जी हम ये क्राइम करके देखते हैं, हो सकता है इससे हम, या लोगों को चैलेंज करते हैं, मैं ये क्राइम करूँगा, देखूँगा कैसे पुलिस या बाकी अथॉरिटीज़ हमें पकड़ेंगी, देखेंगे कि ये इंडिविजुअल मेरे ख़िलाफ़ क्या कर सकता है, मैं ये करने लगा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं चूँकि एक सर्टेन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, या मैं VIP पर्सन हूँ, जो हमारे पास एक और बीमारी है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सीरियस बीमारी है VIP बनना। यूरोपियन कंट्रीज़ के या डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर VIP डिसेबल्ड को कहा जाता है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो VIPs हैं उसकी कैटेगरीज़ को हम सब वाकिफ़ हैं। तो ये भी एक किस्म की मेंटल पॉवर्टी आप इसे कहें कि ये VIP कल्चर जो है, तो उनके अगर बच्चे, VIPs के बच्चे बाज़ औक़ात क्राइम करते हैं, तो वो कहते हैं कि सिंस मेरा रिलेटिव्स या मेरे पेरेंट्स या मेरे कोई अजीज़ व अकारिब अच्छी सोशल पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंटल पोजीशंस पे हैं, इसलिए हमें कोई नहीं पकड़ सकता, किसी की ज़रूरत है कि कोई ऐसा करे। तो ये भी ऑफेंडर्स बनाने में इंडिविजुअल की हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल को जब हम कोई वो ऑफेंस करता है तो उसकी सर्टेन बैकग्राउंड हिस्ट्री को जहन में रखना होता है, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को जहन में रखना होता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी ओवरऑल पोजीशन इन द सोसाइटी, बाज़ औक़ात पेरेंटल फैमिली बैकग्राउंड, इस वजह से लोग ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं और एज ए रिज़ल्ट वो ऑफेंडर बन जाते हैं। तो ऑफेंडर्स बनते हुए जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सबसे पहले उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी फेमिलियल कंडीशंस, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सामने रखते हुए फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। और बाज़ औक़ात जब जुडिशरी इन चीज़ों को देखती है तो वो भी जहन में रखते हुए कि क्या किसी इंडिविजुअल ने मजबूरी की फॉर्म में ऑफेंस किया है, या शौक से किया है, या प्लान था, या अनइंटेंशनल था, तो वो सारा कुछ सामने रखते हुए उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जो है,
जो कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हमें जहन में रखना चाहिए कि ऑफेंसेस जो होते हैं उसकी नेचर को, ऑफेंडर की नेचर को सामने रखते हुए पेनल्टीज दी जाती हैं।